हमारी कंपनी के कर्मचारियों को रोज सुबह पार्किंग के लिए झगड़ना न पड़े। मैंने 2 मिलियन खर्च करके इस इमारत का पूरा बेसमेंट पार्किंग लॉट अपने नाम कर लिया था, लेकिन जब अचानक से भारी तूफान और बारिश आई तो मेरी ही पत्नी को उस सिक्योरिटी गार्ड के कैप्टन ने पार्किंग के गेट पर ही रोक दिया। मैंने तुरंत उसे फोन लगाया और कहा, तुम अभी कहाँ हो? बारिश बहुत तेज हो रही है, गाड़ी मत चलाना, किसी सुरक्षित जगह पर रुक जाओ। फोन पर उसकी घबराई हुई आवाज आई, मैं तुम्हारी कंपनी के नीचे ही हूँ, लेकिन उन्होंने पार्किंग का गेट बंद कर रखा है। सिक्योरिटी गार्ड मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। पानी गाड़ी के अंदर घुसने लगा है और मेरे टखनों तक पहुंच गया है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, क्या? वो गार्ड गेट नहीं खोल रहा? तुम उसे अपनी गाड़ी का नंबर बताओ और कहो कि ये हमारी प्राइवेट पार्किंग है। उसने रोते हुए कहा। मैंने उसे सब बताया, लेकिन वो कहता है कि सिस्टम में इस गाड़ी का नंबर दर्ज नहीं है, इसलिए कोई भी आ जाए वो गेट नहीं खोलेगा। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस पार्किंग को मैंने 2 मिलियन देकर खरीदा था, आज वही मेरी पत्नी की जान के सामने एक दीवार बनकर खड़ी थी। उसकी हालत और खराब हो रही थी। उसने कहा, पानी अब मेरे पैरों के ऊपर तक आ गया है, मैं बाहर भी नहीं निकल सकती और पीछे बहुत सी गाड़ियां फंसी हैं, तो मैं गाड़ी पीछे भी नहीं ले सकती। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने खुद को शांत किया और उसे समझाया, मेरी बात ध्यान से सुनो, अपना जरूरी सामान लो और तुरंत गाड़ी से बाहर निकलो। पानी से होते हुए बिल्डिंग के अंदर वाले हॉल की तरफ जाओ। मैं अभी लिफ्ट से नीचे आ रहा हूँ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। यह कहकर मैं तुरंत अपने ऑफिस से बाहर दौड़ा। लिफ्ट में जाते हुए मैं यही सोच रहा था कि गाड़ी में फंसे रहना मौत को बुलावा देना है, उसका बाहर निकलना ही सही था। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका गाड़ी से बाहर निकलना एक भयानक बुरे सपने की शुरुआत होने वाली थी। मैंने बिना समय बर्बाद किए सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में फोन लगाया। कॉल उठते ही मैंने कहा, मैं सबसे ऊपरी मंजिल की होंगडा टेक्नोलॉजी कंपनी से लू युआन बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी को बारिश से बचने के लिए अंदर हॉल में आना है, तुरंत लोगों से कहकर उसे अंदर आने दो। दूसरी तरफ से उस गार्ड की ढीठ आवाज आई, ओह तो आप बॉस लू हैं? देखिए ये तो बहुत मुश्किल है, नियम तो नियम होते हैं, सिस्टम में गाड़ी का नंबर नहीं है तो वो बाहरी व्यक्ति है। अब चाहे कोई बड़ा अफसर ही क्यों ना आ जाए, उसे बाहर बारिश में ही भीगना पड़ेगा। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे बॉस ने मुझे खुद इस प्राइवेट पार्किंग के अधिकार दिए हैं। मैंने 2 मिलियन देकर पूरी जगह खरीदी है, मेरी पत्नी को वहां से आने का पूरा अधिकार है। लेकिन उस गार्ड पर कोई असर नहीं हुआ। वो बोला, बॉस अपनी जगह है और मैं अपनी जगह, मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ और सिर्फ सिस्टम के नियमों को मानता हूँ। उसने आगे कहा, अगर उसके कीचड़ वाले कपड़ों से हॉल का कीमती कालीन खराब हो गया तो मेरी महीने भर की पगार भी उसका नुकसान नहीं भर पाएगी। लिफ्ट से निकलते ही मैं भागकर बिल्डिंग के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा। बाहर का नजारा बहुत डरावना था। मूसलाधार बारिश हो रही थी और पानी का बहाव बेहद तेज था। मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरे फोन पर बिल्डिंग के ग्रुप चैट के मैसेज आने लगे। मैंने फोन देखा तो मेरे होश उड़ गए। उस गार्ड ने मेरी पत्नी की पानी में खड़ी हुई तस्वीरें ग्रुप में भेज दी थी और लिखा था, सब ध्यान दें, यह औरत अपनी खटारा गाड़ी लेकर हमारी वीआईपी पार्किंग में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही थी। मैंने इसे वहीं पानी में रोक दिया। तस्वीर में मैंने देखा कि वो अपने हाथों में एक बर्तन को कसकर पकड़े हुए थी। वो बर्तन उस सूप का था जो उसने मेरे लिए बनाया था। कल रात ही मैंने उससे कहा था कि मुझे सूप पीना है और वो इस भयंकर बारिश में सिर्फ मेरे लिए वो सूप लेकर आई थी। अब वो पानी में फंसी थी और लोग ग्रुप में उसकी तस्वीर देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। ग्रुप में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। एक ने लिखा, बहुत बढ़िया किया, ये एक शानदार बिल्डिंग है, यहाँ ऐरे गहरे लोगों का आना मना है। दूसरे ने कहा, ऐसी औरतों को मैंने बहुत देखा है जो हमारी मुफ्त पार्किंग का फायदा उठाना चाहती हैं, इसे बाहर ही डूबने दो। किसी और ने लिखा, बिल्कुल सही, अगर ये अंदर आई तो पूरा कालीन गंदा कर देगी और कीचड़ की बदबू महीनों तक नहीं जाएगी। ये सब पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा था कि जब मैं उन्हें बताऊंगा कि वो मेरी पत्नी है तो शायद वो लोग चुप हो जाएंगे और उसे अंदर आने देंगे, लेकिन मैं गलत था। कुछ लोगों की जुबान उस कंक्रीट की दीवार से भी ज्यादा कठोर होती है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। उस बदतमीज गार्ड ने ग्रुप में मुझे टैग करते हुए लिखा, बॉस लू, भले ही यह आपकी पत्नी हो लेकिन नियम तो सबके लिए बराबर है। वो पूरी तरह कीचड़ में सनी है। यह जगह कोई शरणार्थी शिविर नहीं है। उसे कहिए कि सामने वाले बस स्टैंड के नीचे जाकर छिप जाए। यहाँ जबरदस्ती अंदर घुसने की क्या जरूरत है? अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं फोन बंद करके सीधा उस तूफानी बारिश में बाहर निकल पड़ा। बाहर का मंजर खौफनाक था। मेरी नजर सामने पड़ी जहाँ वो उस तेज और गहरे गंदे पानी के बीचों बीच खड़ी थी। उसका पूरा शरीर भीग चुका था, लेकिन उसने अब भी उस सूप के बर्तन को अपने सीने से लगा रखा था। मैंने पूरी ताकत से आवाज लगाई, सितोंग। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर थोड़ी राहत आई और उसने मुझे पुकारा। मैं भागकर पानी में गया और उसके पास पहुंचा। मैंने तुरंत अपनी जैकेट उतारकर उसे पहना दी। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, अब सब ठीक है, मैं आ गया हूँ। वो कांपते हुए बोली, ये पानी बहुत ठंडा है, मैं तो ठीक से खड़ी भी नहीं रह पा रही थी, लेकिन देखो मैंने सूप को गिरने नहीं दिया, ये अभी भी गर्म है। मेरी आंखें भर आईं। वो पिछले आधे घंटे से इस बर्फीले पानी में खड़ी थी, अपनी जान की परवाह किए बिना, और मुझसे मिलते ही उसकी पहली चिंता मुझे वो सूप देने की थी। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में लेकर जोर से भींच दिया हो। मैंने गुस्से से पलटकर उस गार्ड के केबिन की तरफ देखा। वो मजे से अंदर बैठकर अपनी कुर्सी पर आराम फरमाते हुए फोन चला रहा था और हम पर हंस रहा था। सितोंग ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, छोड़ो ना, अब हम चलते हैं। लेकिन मैं उसे उस हाल में छोड़ने वाला नहीं था। मैं उसे साथ लेकर सीधा उस गार्ड के केबिन की तरफ बढ़ा। केबिन के पास पहुंचकर मैंने शीशे पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाया, दरवाजा खोलो। उसने आराम से शीशा खिसकाया और ढीठपन से बोला, अरे बॉस लू, आप खुद नीचे आ गए? इतनी तेज बारिश में आपको बहुत तकलीफ हुई होगी। मैंने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें दरवाजा खोलने के लिए कहा था, उसे अंदर जाने दो। वो फिर उसी बेशर्मी से बोला, बॉस लू,
मैंने आपसे पहले ही कहा था, बिना मैनेजर की लिखित अनुमति के चाहे कोई भी आ जाए मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। अनुमति? ये कमीना अंदर आराम से एसी की हवा खा रहा था और मेरी पत्नी बाहर ठंडे पानी में कांप रही थी और इसे लिखित अनुमति चाहिए थी। मैंने मन ही मन ठान लिया, ठीक है, मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा। मैंने सितोंग से कहा, चलो हम सीधे मुख्य हॉल से अंदर चलेंगे, आज मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें अंदर जाने से कौन रोकता है। वो झिझकते हुए बोली, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि कालीन गंदा हो जाएगा। मैंने कहा, क्या एक इंसान की जान से ज्यादा उस कालीन की कीमत है? तुम बस मेरे साथ चलो। हम जैसे ही आगे बढ़े मैंने सुना कि वो गार्ड अपने वॉकी टॉकी पर चिल्ला रहा था, हॉल में सब ध्यान दें, वो कीचड़ वाली औरत उसी तरफ आ रही है, उसे किसी भी कीमत पर अंदर मत घुसने देना, उसका पैर उस महंगे कालीन पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। अंदर से जवाब आया, समझ गए। मैंने बिना कुछ सोचे सितोंग को अपनी बाहों में उठा लिया। वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। बोली, मेरे पैरों में कुछ महसूस नहीं हो रहा है। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बस हम पहुंचने ही वाले हैं, अंदर जाकर तुम्हें गर्मी मिलेगी, सब ठीक हो जाएगा। हम जैसे तैसे हॉल के अंदर पहुंचे। मैंने उसे एक सुरक्षित जगह खड़ा किया और कहा, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए एक तौलिया लेकर आता हूँ। उसने धीरे से हामी भरी, लेकिन तभी लाल बालों वाली एक महिला मैनेजर वहां आ धमकी। उसने उंगली दिखाते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, वहीं रुक जाओ, तुम्हें अंदर आने की हिम्मत किसने दी? क्या तुम दोनों अंधे हो जो तुम्हें दिखाई नहीं देता? गाइज, रिसेंटली मुझे एक नया क्रिकेट प्लेटफॉर्म देखने को मिला और ऑनेस्टली इसका इंटरफेस और एक्सपीरियंस काफी अच्छा लगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है और अकाउंट कुछ ही क्लिक्स में क्रिएट हो जाता है। इस प्लेटफॉर्म पर क्रिकेट से जुड़े अलग अलग फीचर्स और अपडेट्स देखने को मिलते हैं। अगर आप रेगुलर क्रिकेट फैन हैं और टी20, ओडीआई या दूसरे टूर्नामेंट्स को क्लोजली फॉलो करते हैं तो एक बार प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। नए यूजर्स के लिए 70,000 रुपीज तक का वेलकम बोनस का ऑफर अवेलेबल हो सकता है। रजिस्ट्रेशन के वक्त प्रोमो कोड NINLI100 यूज करके करंट ऑफर और एलिजिबिलिटी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। लिंक और प्रोमो कोड कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। ज्वाइन करने से पहले प्लेटफॉर्म के टर्म्स एंड कंडीशंस और एलिजिबिलिटी डिटेल्स जरूर पढ़ लें। ये इटली से मंगाया गया हाथ से बुना हुआ बेहद कीमती शुद्ध कालीन है। तुमने इसे अपने गंदे जूतों से खराब कर दिया है। क्या तुम इसकी कीमत भी चुका सकती हो? उस लाल बालों वाली औरत की चीखती और अपमानजनक आवाज पूरी लॉबी में गूंज रही थी। तभी वहां एक अधेड़ उम्र का सूट पहना हुआ आदमी भी आ गया। बजाय हालात को समझने के वह उल्टे सुरक्षा कर्मियों पर चिल्लाने लगा कि क्या वे सब मर गए हैं। वह चीख रहा था कि इस भिखारिन को तुरंत धक्के मारकर बाहर निकालो, इसकी वजह से पूरी लॉबी में दरिद्रता की बदबू आ रही है। मेरी पत्नी पूरी तरह से सहम गई थी। उसने नम आंखों से मेरी तरफ देखा और कांपते हुए स्वर में कहा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन मैं वहां से 1 इंच भी हिलने वाला नहीं था। मैंने अपनी पत्नी को रोका और ठान लिया कि आज मैं भी अपनी आंखों से देखूंगा कि मेरी पत्नी को हाथ लगाने की जुर्रत इस शहर में कौन करता है। उस लाल बालों वाली औरत का अहंकार 7वें आसमान पर था। उसने हमें घृणा भरी नजरों से देखा और मुंह बनाते हुए कहने लगी कि हम गरीबों की सड़ी हुई गंध उसके ऊपर भी आ रही है। उसने ताना मारा कि हमें अपनी औकात में रहना चाहिए और देखना चाहिए कि हम किस आलीशान जगह पर खड़े हैं। तभी उस औरत ने अपनी सारी हदें पार कर दी। उसने अचानक आगे बढ़कर मेरी पत्नी को जोर से धक्का दे दिया। मेरी पत्नी का संतुलन बिगड़ गया। मेरे लिए लाया गया स्टील का वो सूप का बर्तन हवा में उछलकर दूर जा गिरा और मेरी पत्नी जमीन पर गिर पड़ी। उसकी नाजुक कलाई फर्श से रगड़ खाकर छिल गई थी और वहां से खून की बूंदें रिसने लगी थीं। वह दर्द से कराह उठी, लेकिन उस औरत को जरा भी पछतावा नहीं था। वह अब भी अपनी बेशर्मी पर अड़ी थी और निर्दयता से मुस्कुराते हुए कह रही थी कि जो लोग बात नहीं मानते उन्हें ऐसे ही जलील होना पड़ता है। वह अधेड़ आदमी भी अपनी हैसियत के गुरूर में हमें खाना पहुंचाने वाले मजदूर समझकर हमारी बेइज्जती करने लगा। मैं तुरंत भागकर अपनी पत्नी के पास घुटनों के बल बैठ गया। वह रोते हुए दर्द से कह रही थी कि उसने जानबूझकर उनका कालीन गंदा नहीं किया था, बल्कि उस औरत ने उसे धक्का दिया है। लेकिन वह लाल बालों वाली औरत चिल्ला चिल्लाकर झूठा नाटक करने लगी कि मेरी पत्नी का पैर खुद ही फिसला था और अब वह अपनी गलती छिपाने के लिए उस पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मेरा खून खौलने लगा था। मैंने अपनी आंखों में भरे ठंडे क्रोध के साथ उस औरत को घूरा और पूछा, धक्का किसने दिया? लेकिन वो अपनी अकड़ में अंधी हो चुकी थी। उसने फिर से गार्ड्स को बुलाया ताकि हम पागलों को बाहर फिकवा सके। उस अधेड़ आदमी ने भी मेरे करीब आकर मुझे धमकाते हुए कहा कि क्या मैं बाहर से आई एक जंगली औरत के लिए इस पूरी इमारत के लोगों से दुश्मनी मोल लेना चाहता हूँ? जंगली औरत? उसने मेरी पत्नी को जंगली औरत कहा। ठीक उसी पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। वो मेरा धैर्य नहीं था, वो मेरे संस्कार नहीं थे, बल्कि एक सभ्य और शांत इंसान होने का जो मुखौटा मैंने अब तक इस दुनिया के लिए पहन रखा था वो हमेशा के लिए टूट चुका था। तभी पुलिस वहां पहुंच गई। उन्होंने आते ही पूछा कि यहाँ हंगामा कौन कर रहा है। उस औरत ने बिना 1 सेकंड की देरी किए तुरंत हमारी तरफ उंगली उठाई और कहा कि हमने जबरदस्ती इस इमारत में घुसकर उनका कीमती कालीन गंदा कर दिया है और अब हमें इसका भारी हर्जाना भरना ही होगा। पुलिस अधिकारी ने मेरी पत्नी की तरफ देखकर पूछा कि क्या ये वही महिला है? उस औरत ने फिर से झूठ बोला कि मेरी पत्नी बिना किसी पास के अंदर घुस आई थी। अब चुप रहने की बारी मेरी नहीं थी। मैंने आगे बढ़कर शांत लेकिन एक बेहद खौफनाक और दृढ़ स्वर में पुलिस को बताया, मेरा नाम लू युआन है और मैं इसी इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित होंगदा टेक्नोलॉजी का मालिक हूँ। ये सुनकर उनके चेहरों का रंग उड़ गया। मैंने आगे कहा, ये मेरी पत्नी है। बाहर भारी बारिश हो रही थी इसलिए यह केवल आसरा लेने अंदर आई थी, लेकिन इस औरत ने बिना किसी कारण के इसे धक्का देकर गिरा दिया जिससे इसे चोट आई है। उस औरत ने हड़बड़ाते हुए फिर से झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस अधिकारी ने सख्ती से कह दिया कि निगरानी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने पर सब सच सामने आ जाएगा और पुलिस को झूठी रिपोर्ट देने पर सीधे जेल की सजा होती है। ये सुनकर वह अधेड़ आदमी अंदर तक कांप गया और अपनी जान बचाने के लिए इसे एक गलतफहमी बताने लगा। वह सुरक्षा नियमों का झूठा बहाना बनाने लगा। सीधे आंखों में आंखें डालकर
पूछा कि क्या उनके सुरक्षा नियम किसी इंसान की जान से बढ़कर हैं? अगर आज हो जाता तो क्या वे इसकी जिम्मेदारी लेते? पुलिस ने उस औरत का नाम और कंपनी पूछी। उसने डरते हुए बताया कि उसका नाम वांग में हुआ है और वह डिंगशेंग फाइनेंस से है। मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे धीरे से उठाया। वह अब भी डरी हुई थी और मुझसे कह रही थी कि हमें कोई परेशानी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने उसके हाथ को थामते हुए कहा कि यह अब परेशानी की बात नहीं बल्कि इंसाफ की बात है। पुलिस ने कहा कि वे कैमरे की रिकॉर्डिंग देखकर कानूनी कार्रवाई करेंगे और हमें अस्पताल जाकर चोट की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। पुलिस और वे दोनों लोग वहां से चले गए। लॉबी में फिर से शांति छा गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता था कि कुछ बातें यूं ही नहीं भुलाई जा सकती। उन्होंने मेरी पत्नी के साथ जो भी किया है, मैं उसका 10 गुना ज्यादा दर्द उन्हें वापस करूंगा। लिफ्ट में मैंने सबसे ऊपरी मंजिल का बटन दबाया, लेकिन मेरे मन के अंदर तबाही का एक अलग ही स्विच ऑन हो चुका था। ऑफिस पहुंचकर मैंने उसे अपनी सूखी कमीज दी और सोफे पर आराम करने को कहा। उसे इस बात का ज्यादा दुख था कि मेरे लिए लाया गया सूप गिर गया, लेकिन मेरे लिए दुनिया में उसकी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं था। मैंने तुरंत अपना फोन उठाया और अपने आदमी लाओ झोऊ को फोन मिलाया। मैंने उससे पूछा कि हमारे पास मिट्टी ढोने वाले कितने भारी डंपर ट्रक खाली हैं। उसने बताया कि पूरे 20 ट्रक खाली हैं। मेरा लहजा बर्फ की तरह ठंडा था। मैंने आदेश दिया, सभी 20 ट्रकों में जल्दी सूखने वाला गाढ़ा गीला सीमेंट भरो और तुरंत होंगियो इमारत के पास ले आओ। उसे लगा कि मैं कोई नई इमारत बनाने जा रहा हूं, लेकिन मैंने कहा कि मुझे बेसमेंट की भूमिगत पार्किंग के चारों रास्तों को पूरी तरह से सील करना है। जो भी नुकसान या परेशानी होगी उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं खुद वहां मौजूद रहूंगा। पत्नी ने मुझे जाते देखा तो उसने घबराकर कहा कि मैं कोई मूर्खता भरा काम न करूं, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं कोई मूर्खता नहीं कर रहा, बल्कि वही कर रहा हूं जो किया जाना चाहिए। आज मैं उन्हें दिखाऊंगा कि असली नियम, असली ताकत और असली हैसियत क्या होती है। कुछ ही देर बाद नीचे लॉबी में अचानक किसी भयानक भूकंप जैसा कंपन महसूस होने लगा। शीशे के बाहर का नजारा देखकर उन घमंडी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक या दो नहीं, पूरे 20 विशालकाय भारी डंपर ट्रक हॉर्न बजाते हुए उस इमारत को चारों तरफ से घेर चुके थे। लाओ झोऊ ने भागते हुए आकर मुझे रिपोर्ट दी कि सभी 20 ट्रक जल्दी सूखने वाले सीमेंट से लबालब भरे हुए हैं और मेरे आदेश का इंतजार कर रहे हैं। मैंने पार्किंग के रास्तों की ओर उंगली उठाई और बिना पलक झपकाए अपना अंतिम आदेश दिया, सबको पूरी तरह से सील कर दो। ट्रक पीछे होने लगे। वह लाल बालों वाली औरत और वह आदमी दहशत में शीशे के पास आ गए। उन्हें समझ आ गया कि मैं सच में पागल हो चुका हूं। वह आदमी पागलों की तरह चीखने लगा कि उसकी करोड़ों की मेबैक कार अभी भी नीचे बेसमेंट में खड़ी है और वह पुलिस को बुलाने की धमकी देने लगा। लेकिन मुझे उनकी चीख पुकार से कोई परवाह नहीं थी। मैं बस वहीं बारिश में खड़ा होकर उन ट्रकों से पार्किंग के रास्तों में गिरते हुए उस गाढ़े सीमेंट के सैलाब को देख रहा था। हर गिरते हुए सीमेंट के साथ मेरे दिमाग में बस वही दृश्य घूम रहा था। कैसे मेरी पत्नी उस भयंकर बारिश में कांप रही थी, कैसे धक्का लगने पर उसका सूप गिरा था और कैसे उसकी नाजुक कलाई पर चोट के वो लाल निशान पड़ गए थे। आज उनके गुरूर की कब्र इसी सीमेंट के नीचे दफन होगी। औरत जमीन पर बैठी चिल्ला रही थी, मैं उस पर मुकदमा करूंगी, उसे जेल भिजवाऊंगी। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैंने बिना किसी परवाह के अपना फोन निकाला और मैनेजर को कॉल किया। मैनेजर, बेसमेंट पार्किंग को सील कर दो। अब से बाहर की कोई भी गाड़ी अंदर आकर हमारी जमीन को गंदा नहीं करेगी। यह कहकर मैंने फोन काट दिया और अपना फैसला सुना दिया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक बुजुर्ग गार्ड ने मेरे ऊपर छाता तान रखा था। बॉस, सब कुछ हो गया है, उसने कहा। मैंने बेसमेंट की तरफ देखते हुए जवाब दिया, अब बस उनके मुझे कोर्ट में घसीटने का इंतजार है। 20 लाख रुपए का सीमेंट मैंने सिर्फ उस बेसमेंट को सील करने के लिए नहीं लगाया था, बल्कि यह उन सब लोगों के लिए एक सजा थी जिन्होंने मेरी पत्नी का दिल दुखाया था। अब उन्हें इस बात की भारी कीमत चुकानी होगी। जब मैं वापस लॉबी में पहुंचा तो वहां लोगों की भीड़ जमा थी। सामने खड़ी दीवार को देखकर वो औरत मुझ पर भड़क उठी, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है मेरी पोर्श अभी भी नीचे खड़ी है? तभी एक बुजुर्ग आदमी ने गुस्से में मेरा कॉलर पकड़ लिया। मेरी 18 लाख की मेबैक नीचे है, क्या तुम उसकी भरपाई कर पाओगे? मैंने बड़ी शांति से उसका हाथ हटाया और कहा, अपनी गाड़ियों का इंतजाम खुद करो। यह मेरी पार्किंग है, मेरी मर्जी, मैं जब चाहूं इसे सील कर सकता हूं। मैं लिफ्ट की तरफ मुड़ गया। तभी मैनेजर भागता हुआ आया। बॉस, कृपया उन्हें रोकिए, इससे पूरी इमारत की नींव को नुकसान पहुंच रहा है। मैंने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, नींव को नुकसान? मैंने 20 लाख रुपए देकर यह निजी जमीन खरीदी है, मैं इसके साथ जो चाहूं कर सकता हूं। मैनेजर परेशान होकर बोला, लेकिन ये पूरी इमारत की पार्किंग है, सभी दुकानदारों की गाड़ियां अंदर फंस गई हैं। मैंने बिना किसी भाव के कहा, इससे मेरा क्या लेना देना? तभी एक सूट पहना हुआ आदमी मेरे पास आया। श्रीमान, मैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी का कानूनी प्रतिनिधि हूँ, मेरा नाम चेन है। उसने अपना कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया। आपका यह कदम इमारत के सार्वजनिक हितों के खिलाफ है। अगर आपने तुरंत यह काम नहीं रोका तो हम आप पर मुकदमा करेंगे और पूरी इमारत को हुए नुकसान का हर्जाना आपसे वसूलेंगे। ये सुनकर वो औरत और बाकी लोग चिल्लाने लगे, हाँ, इस पर मुकदमा करो, इसे इतना कंगाल कर दो कि यह जेल चला जाए। हर्जाना? कानूनी कार्रवाई? मैंने जमीन पर गिरे हुए एक केक और पहचान पत्र को अपने जूते से कुचल दिया। जाओ, जाकर मुकदमा करो, मैंने कठोर आवाज में कहा। लेकिन अपनी शिकायत में यह लिखना मत भूलना कि आज तुम लोगों ने मेरी पत्नी को धक्का दिया था। एक एक बात साफ साफ लिखना। फिर देखते हैं कि जज तुम लोगों को जानबूझकर चोट पहुंचाने की सजा देता है या मुझे अपनी निजी संपत्ति का इस्तेमाल करने की। लिफ्ट में कदम रखते ही बाहर खड़े पुलिस वाले मुझे घूरने लगे, लेकिन मुझे किसी का डर नहीं था। लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए और मैं ख्यालों में खो गया। वो लोग सोच रहे हैं कि मैं डर जाऊंगा, लेकिन वो भूल गए हैं कि बारिश के पानी में कांपती हुई वो मेरी पत्नी थी। जिसे जमीन पर धक्का दिया गया वो मेरी पत्नी थी। जिसे उस दिन भिखारन कहकर अपमानित
अपमानित किया गया। वो मेरी पत्नी थी। यह अपमान मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस पाई पाई का हिसाब मैं लेकर रहूंगा। ये मेरा खुद से वादा है। मैं पूरी तरह भीगा हुआ अपने ऑफिस पहुंचा। मुझे इस हालत में देखकर मेरी पत्नी घबरा गई। तुम इतने भीग कैसे गए? जल्दी से कपड़े बदल लो। उसने मेरी ठंडी पड़ चुकी हथेलियों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैंने सब संभाल लिया है। मैंने उसे तसल्ली दी। उसकी आंखों में चिंता थी। मैंने खिड़की से सब देखा। क्या तुमने सच में वो बेसमेंट सील कर दिया? क्या यह 20 लाख रुपए का नुकसान उठाना सही था? मैंने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। तुम पूछती हो कि यह सही था या नहीं? वो 20 लाख रुपए उस बारिश की भरपाई नहीं कर सकते जिसमें तुम भीगी थी। वो तुम्हारे हाथ की कलाई पर लगे इस घाव को नहीं मिटा सकते। लेकिन कम से कम अब उन लोगों को हमेशा याद रहेगा कि तुम कोई भिखारन नहीं बल्कि लू युआन की पत्नी हो। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो मेरे पास शांति से सो रही थी। मैंने उसे जगाना सही नहीं समझा और चुपचाप बालकनी में आकर मैनेजर वांग को कॉल किया। मैनेजर वांग, मैं लू युआन बोल रहा हूँ। सामने वाले वित्तीय केंद्र की सबसे ऊपरी मंजिल अभी खाली है क्या? वांग ने तुरंत जवाब दिया। जी बॉस, पूरी ऊपरी मंजिल, 2000 वर्ग मीटर, बेहतरीन नजारा और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। क्या आप उसे देखना चाहेंगे? मैंने साफ शब्दों में कहा। देखने की जरूरत नहीं, मुझे वो चाहिए। क्या आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है? वांग थोड़ा हैरान हुआ। आज ही? बॉस, क्या आप कोई मोल भाव नहीं करेंगे? वो पूरी की पूरी मंजिल है। मैंने उसे टोकते हुए कहा। कोई मोल भाव नहीं। आज दोपहर से पहले मैं वहां शिफ्ट होना चाहता हूँ। क्या ये हो सकता है? वांग ने तुरंत हामी भर दी। ऑफिस पहुंचते ही मैंने अपने सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया। आज दोपहर हम सामने वाले वित्तीय केंद्र की सबसे ऊपरी मंजिल पर शिफ्ट हो रहे हैं। सारे उपकरण, फाइलें और ऑफिस का सामान पैक कर लो। मूविंग कंपनी 10 बजे तक यहाँ पहुंच जाएगी। सब लोग उनका साथ देना। मेरी बात सुनकर सब हैरान रह गए। बॉस, आज दोपहर ही? इतनी जल्दी? एक कर्मचारी ने पूछा। मैंने दृढ़ता से कहा, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। अब हम इस जगह पर और नहीं रुकेंगे। जब हम सामान लेकर लॉबी से गुजर रहे थे तो वहां खड़े कुछ लोग हमें देखकर फुसफुसाने लगे। क्या ये सच में यहाँ से जा रहा है इतनी अचानक? एक औरत ने ताना मारा। दूसरी ने हंसते हुए कहा, जरूर डर गया होगा। बेसमेंट सील करके सबकी दुश्मनी जो ले ली है, अब मुकदमा होने के डर से भाग रहा है। एक आदमी ने भी अपनी भड़ास निकाली। भागकर कहाँ जाएगा? हर जाने का एक एक पैसा तो इसे चुकाना ही पड़ेगा। मैं उन सब की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी टीम के साथ इमारत से बाहर आ गया। बाहर सामान ट्रक में लादा जा रहा था। तभी मेरी नजर दीवार पर लिखे उन लाल शब्दों पर पड़ी जहां मुझे गालियां दी गई थीं और पैसे लौटाने की मांग की गई थी। वो सोच रहे थे कि मैं हार मानकर भाग रहा हूँ। मैंने एक हल्की सी मुस्कान के साथ सोचा, सोचने दो इन्हें जो सोचना है। तभी कैप्टन झांग मेरे पास आए। उनकी आंखों में आंसू थे। लू युआन, बेसमेंट सील हो गया है। मेरा गार्ड रूम भी अब नहीं रहा। मुझे नहीं पता अब मुझे कहाँ नौकरी मिलेगी। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन मेरा फैसला अटल था। अपना ख्याल रखना कैप्टन। बस इतना कहकर मैं अपनी कार में बैठ गया और वहां से निकल गया। मेरे नए और शानदार ऑफिस में मेरी पत्नी एक बर्तन लेकर आई। नए ऑफिस का पहला खाना। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारे लिए ताजा सूप बनाया है। उसकी यह परवाह देखकर मेरी आंखें भर आईं। शुक्रिया, मैंने भारी आवाज में कहा। उसने मुझे गले से लगा लिया और प्यार से बोली, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। मेरी इतनी रक्षा करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने उसे करीब लेते हुए कहा, तुम मेरी पत्नी हो, हम दोनों एक ही हैं। इस नए ऑफिस के साथ हमारी एक नई शुरुआत हो रही थी। मुझे लगा था कि यहाँ से चले जाने के बाद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे पता था कि कुछ लोग तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वो खुद को पूरी तरह बर्बाद न कर लें। मैं अपने काम में व्यस्त था। तभी मेरी पत्नी कॉफी लेकर आई। थोड़ी देर आराम कर लो, पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत काम कर रहे हो, उसने फिक्र जताते हुए कहा। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, ये नया ऑफिस उस पुरानी जगह से बहुत बेहतर और आरामदायक है। तभी मेरे फोन पर मैसेज आने लगे। मैंने देखा तो वो उन व्यापारियों का ग्रुप चैट था। वहां हाहाकार मचा हुआ था। लोग लिख रहे थे कि पुरानी इमारत पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। पार्किंग सील होने की वजह से गाड़ियां सड़क पर खड़ी हैं और रोज चालान कट रहे हैं। 1/3 किराएदार पहले ही जगह छोड़कर जा चुके हैं और अब वो इमारत किसी भूतिया हवेली जैसी लग रही है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वाले भाग गए हैं। गार्ड्स भी नौकरी छोड़ चुके हैं। और तो और उस घमंडी अध्यक्ष की कंपनी भी दिवालिया होने की कगार पर है। बेसमेंट के बंद होने से उसकी महंगी गाड़ियां और लाखों का काम सब मलबे में दब गया है। क्या देख रहे हो? मेरी पत्नी ने पूछा। मैंने फोन बंद करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस सामने वाले आपस में लड़ रहे हैं। उसने थोड़ी चिंता से पूछा, क्या वो लोग ठीक हैं? क्या तुम अब भी उनके बारे में सोच रहे हो? मैंने आराम से कॉफी का घूंट लिया और बोला, मुझे अब उनकी कोई परवाह नहीं है। उस दिन जो हुआ उसे लेकर अब मेरे मन में कोई गुस्सा नहीं। मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा, लोग ऐसे क्यों होते हैं? मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, क्योंकि कुछ लोगों को कभी अपनी गलती दिखाई ही नहीं देती। वे हमेशा दूसरों को, अपनी किस्मत को या समाज को दोष देते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। मेरी बात सुनकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम सही कह रहे हो। रात के खाने में क्या खाओगे? मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। उसकी यह मासूमियत देखकर मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया, मैं उसकी इस भलाई के कारण उन लोगों को माफ नहीं कर सकता और ऐसा दिखावा तो बिल्कुल नहीं कर सकता कि कुछ हुआ ही नहीं। रात का समय था। मैं अपने ऑफिस में शहर की रोशनियों को देख रहा था। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। वह पुराने मैनेजर झाओ का कॉल था। फोन उठाते ही वह गिड़गिड़ाने लगा, बॉस लू, मैं पुराना झाओ बोल रहा हूँ। मेरी एक विनती सुन लीजिए। किसी को बुलाकर उस सीमेंट को हटवा दीजिए। हमारी इमारत अब ये सब नहीं झेल पा रही है। हम सब दिवालिया होने वाले हैं। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम बहुत स्वार्थी थे। मैं सभी दुकानदारों की तरफ से आपकी पत्नी से माफी मांगता हूँ। आप बड़े दिल वाले हैं, कृपया हमें बख्श दीजिए। उन्होंने आखिरकार माफी मांग ही ली, लेकिन यह माफी उनके दिल से नहीं बल्कि दिवालिया होने के डर से निकली थी। क्या इसे माफी कहते हैं? ये माफी बहुत देर से आई थी। मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, जब मैंने तुम्हारे गार्ड से उसे अंदर आने देने को कहा था तब उन्होंने कहा था कि कालीन गंदा हो जाएगा। जब मेरी पत्नी को धक्का दिया गया तब तुम लोगों ने इसे मनहूसियत कहा था। मैंने 20 लाख रुपए देकर वह बेसमेंट खरीदा और तुम लोगों ने इसे सार्वजनिक हित का नाम दे दिया। क्या तब तुमने मेरे लिए कोई रास्ता छोड़ा था? झाओ रोते हुए बोला, लूलू, हमें सच में अपने कर्मों की सजा मिल रही है। धक्का देने वाली उस महिला की गाड़ी टूट गई, उसकी कंपनी बर्बाद हो गई। हमारा सिक्योरिटी कैप्टन अब सड़क पर कचरा बीन रहा है। मैं आपसे भीख मांगता हूँ। मैंने कठोरता से कहा, यह सजा तुम लोगों ने खुद चुनी है। वो सीमेंट मेरे पैसों का है
और तुम्हारा कचरा साफ करने की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैनेजर झाओ, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, उस दिन जो हुआ उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हालांकि अब मेरे मन में कोई नफरत नहीं है, लेकिन अपनी फैलाई हुई इस गंदगी को अब तुम लोग खुद ही साफ करो। तभी मेरी पत्नी केबिन में आ गई। उसने पूछा, किसका फोन था? मैंने बात टालते हुए कहा, गलत नंबर था। वो मुझे घूरते हुए बोली, झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें बात करते हुए सुना है। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, सामने वाले चाहते हैं कि मैं वह सीमेंट हटवा दूं। उसने पूछा, तो क्या तुम ऐसा करोगे? मैंने उससे ही पलटकर पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे हटवा दूं? उसने दृढ़ता से कहा, बिल्कुल नहीं, वह सिर्फ सीमेंट नहीं है, वह उन लोगों के लिए एक सबक है जिसे उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। मैं उसकी बात समझ गया। मैंने प्यार से उससे कहा, ठीक है, अब उन बातों को छोड़ो, क्या सूप गर्म हो गया है? चलो पीते हैं। अगले दिन मेरी पत्नी ऑफिस में फूल सजा रही थी, तभी सेक्रेटरी अंदर आई। बॉस लू, रिसेप्शन पर एक मिस्टर झाओ आपसे मिलने आए हैं। वो उसी पुरानी इमारत के व्यापारी संघ से हैं। कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि आप उन्हें जानते हैं। मैंने कहा, ओह, तो झाओ आखिरकार खुद चलकर आ ही गया। लगता है उस इमारत की हालत मेरी सोच से भी ज्यादा खराब हो चुकी है, उसे अंदर भेज दो। मेरी पत्नी ने झिझकते हुए पूछा, क्या ये वही झाओ है? क्या मुझे बाहर जाना चाहिए? मैंने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। झाओ अंदर आया। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वह बहुत परेशान है। बॉस लू, आपका नया ऑफिस सच में बहुत शानदार है, उसने घबराहट के साथ कहा। मैंने उसे बैठने का इशारा किया। बैठिए। झाओ, चाय लेंगे या कॉफी? उसने घबराते हुए कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बस कुछ बात करने आया हूँ। उसे अपने घुटने मलते हुए देखकर मुझे बहुत पुरानी बातें याद आ गईं, लेकिन अब उन बातों का कोई मोल नहीं था। झाओ ने मेरी पत्नी की तरफ मुड़कर कहा, मिसेस लू, उस दिन के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मेरी पत्नी ने बड़ी शालीनता से उसकी बात को काटते हुए कहा, मिस्टर झाओ, चाय ठंडी हो गई है, अब इसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। मैंने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, झाओ, जो कहना है साफ साफ कहो। झाओ ने एक फाइल मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बॉस लू, वो इमारत अब खत्म होने वाली है। ये देखिए, 60% से ज्यादा किराएदार जा चुके हैं, मेंटेनेंस की फीस भी नहीं आ रही है, अगले महीने फायर इंस्पेक्शन है, अगर पैसे नहीं हुए तो पूरी इमारत को बंद करना पड़ेगा। मैंने बेरुखी से कहा, इन सब से मेरा क्या लेना देना? झाओ परेशान होकर बोला, मुझे पता है कि यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आपके बेसमेंट सील करने के बाद से उस इमारत का दम घुटने लगा है। ग्राहक नहीं आ रहे, कर्मचारी काम छोड़ रहे हैं, मेरी खुद की कंपनी भी डूबने वाली है। मैंने अपनी आवाज थोड़ी तेज करते हुए कहा, मिस्टर झाओ, क्या आपको पता है उस रात मेरी पत्नी कितनी देर तक बारिश में भीगती रही? 35 मिनट, सिर्फ मुझे सूप देने के लिए। और आपका वो सिक्योरिटी कैप्टन गार्ड रूम में एसी की हवा खाते हुए उसका वीडियो बनाकर ग्रुप में मजाक उड़ा रहा था। तुम लोगों ने उसे भिखारन कहा, मनहूस कहा, और कहा कि उसे बाहर ही डूब जाना चाहिए। तुमने ये सब देखा, लेकिन एक शब्द नहीं कहा। झाओ हकलाने लगा, मैं उस वक्त मीटिंग में था। मैंने तंज कसते हुए कहा, मीटिंग? जब तुम ग्रुप में वो शानदार मैसेज भेज रहे थे, तब भी क्या तुम मीटिंग में ही थे? झाओ निशब्द हो गया। मैंने घड़ी देखते हुए कहा, मिस्टर झाओ, दोपहर में मेरी एक मीटिंग है, अगर और कोई बात नहीं है तो। झाओ अचानक भड़क उठा, बॉस लू, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? उस इमारत पर सैकड़ों लोगों की रोटी चलती है, एक बेसमेंट को सील करके आपने कितने परिवारों को बर्बाद कर दिया है। मैंने भी गुस्से में खड़े होकर कहा, कितने परिवारों को बर्बाद किया? मिस्टर झाओ, जब मेरी पत्नी उस दरवाजे पर मरने की हालत में थी, तब क्या तुमने मेरे परिवार के बारे में सोचा था? जब वह बारिश में कांप रही थी, तब तुम लोग ग्रुप में उसका मजाक उड़ा रहे थे। जब उसे जमीन पर गिराया गया, तब तुमने उसे मनहूसियत कहा था। और अब जब तुम्हारी इमारत गिर रही है तो तुम मुझे निर्दयी कह रहे हो? यहां से चले जाओ। सूरज ढल रहा था। मैं और मेरी पत्नी खिड़की के पास खड़े थे। मैंने अपना फोन चेक किया और फिर उसकी तरफ देखकर कहा, चलो घर चलते हैं, आज रात खाने में क्या है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, पसलियों का सूप। मैंने हंसते हुए कहा, फिर से वही सूप? उसने मेरी बांह पकड़ते हुए कहा, तुमने ही तो कहा था कि मैं कितनी भी बार बनाऊं, तुम कभी बोर नहीं होते। मैंने उसे करीब लाते हुए कहा, हाँ, मैं कभी बोर नहीं होता। अगली सुबह एक अखबार की खबर ने तहलका मचा दिया। ये तस्वीर बाहर कैसे लीक हो गई? मेरी पत्नी ने अखबार देखते हुए पूछा। मैंने आराम से कहा, उस दिन वहां बहुत लोग थे, तस्वीर खींचना कोई हैरानी की बात नहीं है। जब पत्रकारों ने मुझे फोन किया तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन किसी और ने मेरे हिस्से की सारी सच्चाई उन्हें बता दी। मेरे फोन में व्यापारियों के ग्रुप में खलबली मची हुई थी। लोग परेशान थे कि तस्वीर अखबार में छप गई है और अब पूरे शहर को सच्चाई पता चल गई है। उनके क्लाइंट्स भी उनसे जवाब मांग रहे थे। एक ने तंज कसते हुए लिखा, जब तुम लोग उस दिन ग्रुप में गालियां दे रहे थे, तब यह दिन क्यों नहीं याद आया? इसी बीच टीवी पर एक न्यूज चैनल की बहस चल रही थी। एंकर ने पूछा, प्रोफेसर झो, बेसमेंट को सीमेंट से बंद करने की इस घटना पर आपकी क्या राय है? प्रोफेसर ने गंभीरता से कहा, यह घटना भले ही एक मामूली आपसी विवाद लगे, लेकिन यह हमारे समाज की संवेदनहीनता का एक जीता जागता सबूत है। एक महिला भारी बारिश में अपने पति के लिए खाना लेकर जाती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड कालीन गंदा होने के डर से उसे अंदर नहीं आने देते। यहां तक कि वहां के लोग उसे धक्का देते हैं और गालियां देते हैं। जब किसी इंसान की बुनियादी सुरक्षा और सम्मान की ही कोई कीमत न रहे, तो उस महंगे कालीन और आलीशान पार्किंग का क्या फायदा? उन्होंने कहा कि मेरा यह कदम भले ही समझदारी भरा न लगे, लेकिन इसे आसानी से समझा जा सकता है। जब एक आम नागरिक की जायज शिकायतों को बार बार नजरअंदाज किया जाए और व्यवस्था से न्याय मिलने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो एक हताश इंसान ऐसे चरम कदम उठाने पर मजबूर हो ही जाता है। उनका मानना था कि यह घटना हर एक व्यक्ति के लिए गहराई से सोचने का विषय है। रात का समय था और मैं अपने ऑफिस में खड़ा फोन देख रहा था। मेरा लिखा हुआ लेख पब्लिश हुए अभी कुछ ही समय हुआ था और उसे 1 लाख से ज्यादा लोग पढ़ चुके थे। मैं लोगों की प्रतिक्रियाएं पढ़ रहा था। कोई मुझे पागल कह रहा था, तो किसी को मेरी पत्नी पर दया आ रही थी।
कुछ लोग मेरे कदम को सही ठहरा रहे थे तो कुछ इसे बहुत बड़ी ज्यादती मान रहे थे। लेकिन तभी मेरी नजर एक ऐसे कमेंट पर रुकी जिसने मुझे काफी देर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। उस व्यक्ति ने लिखा था कि उसकी पत्नी के साथ भी सालों पहले बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। वो भारी बारिश में आधे घंटे तक बाहर खड़ी रही और पूरी तरह भीग गई। उस रात उसकी पत्नी को तेज बुखार आ गया था और वो अपनी बेबसी पर बस रोता रहा था। उस अजनबी ने मेरे कदम की तारीफ की थी। मुझे लगा कि ये दर्द सहने वाला मैं ना तो पहला इंसान था और ना ही आखिरी, लेकिन कम से कम अब लोगों ने सच देख लिया है और मेरे लिए बस यही काफी है। दूसरी तरफ उस जर्जर हो चुकी इमारत के अंदर कुछ परेशान लोग अपना सामान लिए खड़े थे। एक महिला गुस्से में चिल्ला रही थी कि बिल्डिंग मैनेजमेंट वाले भाग गए हैं और अब उनके डिपॉजिट और पार्किंग के पैसों का क्या होगा। पास खड़ा एक आदमी निराशा से कह रहा था कि अब उन पैसों को भूल जाओ, कंपनी बंद हो चुकी है और उसका मालिक भी फरार है। तभी वहां का बॉस झाओ बीच बचाव करते हुए सबको शांत रहने को कह रहा था। उसने बताया कि उसने एक वकील से बात कर ली है और अब वे कानूनी रास्ता अपनाएंगे। ये सुनकर वह महिला झाओ पर ताना मारते हुए बोली कि उसकी खुद की कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है और वह कानूनी रास्ते की बात कर रहा है। झाओ हकलाते हुए बोला कि वह कोई उपाय ही तो सोच रहा है। महिला ने तंज कसते हुए कहा कि अब उनके पास इकलौता उपाय मेरे सामने गिड़गिड़ाना है, लेकिन अब मैं उनकी बात क्यों सुनूंगा। इमारत के बाहर सब कुछ वीरान हो चुका था। एक मूवर्स कंपनी के 2 मजदूर सामान ले जाते हुए आपस में बात कर रहे थे कि एक और परिवार यहाँ से चला गया। इस पूरी बिल्डिंग में अब 10 परिवार भी नहीं बचे थे। वे कह रहे थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही यह जगह एक भूतहा हवेली बन जाएगी। दूसरा मजदूर हंसते हुए कह रहा था कि वहां तो भूत भी नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि बिना पानी और बिजली के वहां भूतों को भी मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। मैं अपने लैपटॉप पर उसी इमारत के बर्बाद होने की खबरें पढ़ रहा था। मेरे बनाए हुए सीमेंट की उस एक दीवार ने पूरी बिल्डिंग के बिजनेस को तबाह कर दिया था। तभी मेरी सेक्रेटरी अंदर आई और उसने बताया कि नीचे वांग मेहुआ नाम की एक महिला मुझसे मिलना चाहती है, जो उसी बिल्डिंग में एक कंपनी चलाती थी। मैंने उसे अंदर भेजने के लिए कहा, यह सोचते हुए कि वह अब यहाँ माफी मांगने आई है या कोई नया तमाशा खड़ा करने। दरवाजा खुला और वांग मेहुआ झिझकते हुए अंदर आई। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और पछतावा साफ नजर आ रहा था। वह मेरे सामने बैठी और कांपती हुई आवाज में माफी मांगने लगी। वह कहने लगी कि उस दिन उसे मेरी पत्नी को धक्का नहीं देना चाहिए था और न ही उसे बुरा भला कहना चाहिए था। उसने बहाना बनाया कि उस वक्त उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और उसे नहीं पता था कि बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है या वह वहां सूप देने आई थी। उसका यह झूठ सुनकर मेरा गुस्सा भड़क उठा। मैंने कड़कती आवाज में उससे पूछा कि क्या उसे सच में बाहर की बारिश नहीं दिखी। जब उसने मेरी पत्नी को धक्का दिया तो उसके हाथ में सूप का बर्तन था। जब वह उसे भिखारिन कह रही थी तब मेरी पत्नी पूरी तरह भीग कर ठंड से कांप रही थी। क्या उसे यह सब नहीं दिखा? मेरी बातें सुनकर वांग रोने लगी और उसने कबूल किया कि उसने सब देखा था, लेकिन उसे लगा कि वो कोई बाहरी इंसान है और अगर उसके कारण कंपनी का कालीन गंदा हुआ तो उनकी छवि खराब होगी। मैंने तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ एक कालीन को गंदा होने से बचाने के लिए उसने एक पूरी तरह भीगी हुई महिला को 40 मिनट तक तूफान में बाहर खड़ा रखा। ये दिमाग की नहीं बल्कि दिल की खराबी है, क्योंकि कुछ लोगों के दिल में दूसरों के लिए कोई जगह नहीं होती। वह फूट फूट कर रोने लगी और बताने लगी कि अब उसकी कंपनी भी बर्बाद हो चुकी है। उसकी महंगी गाड़ी पानी में डूबकर खराब हो गई, ग्राहक उसे छोड़कर चले गए और सारे कर्मचारी भी भाग गए। उसने एक लिफाफा निकालकर टेबल पर रखा और कहा कि यह हर जाना है। उस दिन धक्का लगने से मेरी पत्नी की कलाई में जो चोट आई थी यह उसके लिए है। मैंने उस लिफाफे को ठुकरा दिया और उससे कहा कि मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है और उस दिन जो हुआ उसकी कीमत पैसों से नहीं चुकाई जा सकती। वह गिड़गिड़ाने लगी कि वह बस अपने मन का बोझ हल्का करना चाहती है। मैंने साफ शब्दों में कह दिया कि धक्का देने के मामले को पुलिस पहले ही सुलझा चुकी है, घाव अब भर चुका है और वह सूप भी कब का ठंडा हो गया। जाते जाते मैंने उसे एक आखिरी नसीहत दी कि कुछ चीजों की कीमत उनके कीमती कालीन, महंगी गाड़ियों और उनके झूठे रुतबे से कहीं ज्यादा होती है। मैंने उसे चेतावनी दी कि भविष्य में वह कभी किसी को नीचा न दिखाए। मेरी बातें सुनकर वह रोते हुए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मेरी पत्नी हाथ में चाय लेकर अंदर आई और पूछने लगी कि क्या वह महिला वही थी जिसने उस दिन उसे धक्का दिया था। मैंने हामी भरते हुए बताया कि वह माफी मांगने और हर्जाना देने आई थी, क्योंकि उसकी कंपनी अब डूब चुकी है। मेरी पत्नी ने कहा कि वह महिला बहुत बदल गई है, कमजोर और बूढ़ी लग रही है। मैंने पूछा कि क्या उसे अब भी उस पर गुस्सा आता है। उसने मुस्कुराकर कहा कि पहले आता था, लेकिन अब उसकी हालत पर सिर्फ तरस आता है। मेरी पत्नी ने मुझे सीमेंट का एक टुकड़ा दिखाया और पूछा कि अगर उस दिन गार्ड ने बैरियर उठा दिया होता और उसे अंदर जाने दिया होता तो क्या आज ये सब होता। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि अगर वो दीवार नहीं होती तो हमारी खोई हुई इज्जत कभी वापस नहीं आती। बीते हुए कल में अगर जैसी कोई चीज नहीं होती, जो होना था वो हो चुका है। उन्होंने अपना रास्ता चुना और हमने अपना। अब हर कोई अपने अपने रास्ते पर है। उधर उस खाली हो चुकी बिल्डिंग में बॉस झाओ का शानदार ऑफिस भी पूरी तरह उजड़ चुका था। एक मजदूर उसे चाबियां सौंपकर वहां से चला गया। झाओ उस खाली कमरे को देखकर भावुक हो रहा था। उसने 20 साल की कड़ी मेहनत से एक छोटे से बेसमेंट से शुरू करके इस पूरी मंजिल पर अपना साम्राज्य खड़ा किया था और आज वो फिर से एक खाली कमरे में खड़ा था। मेरी बनाई हुई वह दीवार तो अब भी वहीं थी, लेकिन उसका सब कुछ छिन चुका था। वह अपनी बिल्डिंग के उद्घाटन की पुरानी तस्वीर को देखकर उदास हो रहा था। तभी उसके वकील का फोन आया। वकील ने उसे बताया कि अगले महीने उसके घर की भी नीलामी होने वाली है। झाओ ने भारी मन से फोन रख दिया। अब उसके पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं बची थी और उसे किराए का मकान ढूंढना था। 20 साल में बनाया हुआ घर पल भर में मिट्टी में मिल गया। उसे अपनी पत्नी का ख्याल आ रहा था, जिसने हमेशा उसका साथ दिया, और आज वह उसे एक छत भी नहीं दे सकता था। वह निराशा से बस यही सोच रहा था कि आखिर यह सब शुरू कैसे हुआ। शाम के धुंधलके में बॉस झाओ
अपनी उस बर्बाद हो चुकी बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। तभी कबाड़ बीनने वाली एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई और पूछने लगी कि क्या वह भी यहाँ कुछ खोजने आया है। झाओ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। बुजुर्ग महिला ने उसे बताया कि यहाँ बहुत से लोग कुछ न कुछ खोजने आ चुके हैं। कोई अपनी गाड़ी ढूंढने आया, कोई अपना पैसा, तो कोई अपनी खोई हुई इज्जत। लेकिन सच तो यह है कि अब यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, सब कुछ अंदर ही दफन हो गया। बूढ़े झाओ की आवाज में एक अजीब सी निराशा थी। जब मैं अपनी कंपनी की इमारत से बाहर निकला तो वह सीढ़ियों पर बैठा था। उसने मुझे देखकर कहा कि वह मुझसे मिलने नहीं, बस यहाँ से गुजर रहा था। मैंने भी औपचारिकता निभाते हुए कहा, बहुत समय बाद मिले झाओ। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बताया कि उसकी कंपनी, उसका घर, सब कुछ खत्म हो गया है। मुझे पता था। उसने उस दिन लोगों के समूह में अपनी पत्नी द्वारा कही गई बातों के लिए माफी मांगी। वह बहुत शर्मिंदा था। मैंने उसे शांत करते हुए कहा कि जो बीत गया सो बीत गया, उसे यह सब याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके मन का बोझ कम नहीं हो रहा था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उससे नफरत करता हूँ। मैंने साफ कह दिया, नहीं, मैं खुद से नफरत करता हूँ। दूसरों से नफरत करना बहुत थका देने वाला काम है। मैंने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और उसे देते हुए कहा कि मेरे एक दोस्त की कंपनी में लोगों की जरूरत है, तुम्हारा अनुभव वहां काम आएगा। वेतन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन गुजारा हो जाएगा। वह हैरान था कि वह मेरा यह एहसान कैसे चुकाएगा। मैंने उससे कहा कि उसे कुछ चुकाने की जरूरत नहीं है, यह मैंने उसके लिए नहीं किया है। मैं बस यह नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को लगे कि इस दुनिया में केवल नफरत बची है। अपनी गाड़ी में बैठते हुए मैंने शीशे से उसे देखा। मैंने उसे एक रास्ता दे दिया था, लेकिन उस पर चलना उसे खुद ही था। कुछ कर्ज इंसान को खुद ही चुकाने पड़ते हैं। उसी शाम जब झाओ अपने एक छोटे से टूटे फूटे कमरे में पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे खाना परोसा। वह अपनी हार पर माफी मांगने लगा, लेकिन उसकी पत्नी ने उसका हाथ थामकर कहा कि उसका जिंदा रहना ही सबसे बड़ी बात है। तब झाओ ने उसे मेरे द्वारा दी गई नौकरी के बारे में बताया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी बात सही थी, खुद से नफरत करने वाले के पास सुधरने का मौका होता है। वह अपना कारोबार और घर नहीं बचा पाया, लेकिन वह खुद को और अपने परिवार को तो बचा ही सकता है। उसके लिए बस इतना ही काफी था। कुछ दिनों बाद मेरे दफ्तर में जियांग चेंगे विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र के प्रोफेसर झोउ मिंगयुआन मुझसे मिलने आए। मेरी पत्नी भी वहीं थी और उसने प्रोफेसर को चाय दी। प्रोफेसर ने हमें अपने शोध पत्र का पहला मसौदा दिखाया। उसका शीर्षक था उदासीनता की कीमत, सीमेंट से बंद जमीन के नीचे की पार्किंग का एक समाज शास्त्रीय अध्ययन। प्रोफेसर ने यह लेख इसलिए नहीं लिखा था कि कौन सही है या कौन गलत, बल्कि वह लोगों को यह याद दिलाना चाहते थे कि जब समाज में केवल स्वार्थ और अपना फायदा ही मायने रखने लगता है तो अंत में उसकी कीमत सभी को चुकानी पड़ती है। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि इसे पढ़ने के बाद लोग बदलेंगे। उनका जवाब था, सब नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर 100 में से एक इंसान भी किसी को धक्का देने, गाली देने या उसका रास्ता रोकने से पहले एक बार सोच ले तो उनका यह लेख लिखना सफल हो जाएगा। मेरी पत्नी ने प्रोफेसर की बातों को ध्यान से सुना। उसने प्रोफेसर से कहा कि वह उस दिन की घटना को दोबारा याद नहीं करना चाहती। प्रोफेसर ने तुरंत कहा कि वह उन हिस्सों को हटा देंगे जिससे उसे परेशानी हो रही है, लेकिन मेरी पत्नी ने मना कर दिया। उसने बस एक ही अनुरोध किया कि लेख के अंत में एक पंक्ति जोड़ दी जाए। उसने कहा कि उस दिन वह केवल अपने पति को सूप देने जा रही थी। उसका इरादा किसी पार्किंग में जबरदस्ती घुसने, किसी की जगह लेने या किसी के महंगे कालीन को गंदा करने का बिल्कुल नहीं था। वह बस अपने पति तक खाना पहुंचाना चाहती थी। प्रोफेसर ने उसकी बात मान ली और वह पंक्ति जोड़ने का वादा किया। प्रोफेसर के जाने के बाद हम दोनों खिड़की के पास खड़े थे। मेरी पत्नी ने पूछा कि उस इमारत का अब क्या होगा। मैंने बताया कि शायद कोई बिल्डर उसे खरीद कर दोबारा बनाएगा, लेकिन उस सीमेंट की दीवार को तोड़ने में बहुत समय लगेगा। वह उदास हो गई। उसने कहा कि दीवार टूटने के बाद भी अंदर रखी गाड़ियां और लोगों का सामान तो खराब हो ही चुका है। मैंने उससे पूछा कि वह उन लोगों के लिए दुखी क्यों हो रही है। उसने कहा कि यह दुख नहीं, अफसोस है। अगर उस दिन सुरक्षाकर्मी ने बहस नहीं की होती, अगर किसी ने उसे धक्का नहीं दिया होता, अगर लोगों ने थोड़ी सी भी इंसानियत दिखाई होती तो यह सब नहीं होता। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और समझाया कि अगर उस दिन सब कुछ सामान्य भी रहता तो भी वे लोग किसी और बात पर आपस में लड़ पड़ते, क्योंकि उनके दिलों में केवल वे खुद बसते हैं, कोई और नहीं। लेकिन उस घटना ने मुझे एक बात सिखा दी थी कि अपने दिल में किसी और को जगह देना दुनिया की हर चीज से ज्यादा जरूरी है। इस बात को 3 महीने बीत चुके थे। वह सीमेंट की दीवार आज भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उस इमारत में रहने वाले लोग कई बार बदल चुके थे। कुछ चीजें जब एक बार टूट जाती हैं तो उन्हें दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। उस दिन का घमंडी सुरक्षाकर्मी अब वहां कूड़ा बीनने को मजबूर था। तभी वहां एक महिला आई, वही महिला जिसने कभी बहुत अहंकार दिखाया था। आज वह भी परेशान थी। उसकी महंगी कार पानी में डूबकर बर्बाद हो चुकी थी और वह सुरक्षाकर्मी से अपने पैसे वापस मांग रही थी। लेकिन अब कौन उसकी सुनता। सुरक्षाकर्मी ने भी उसे ताना मारते हुए कहा कि प्रबंधन वाले तो भाग गए, अब वह चाहे तो उस सीमेंट की दीवार पर जाकर मुकदमा कर दे। उनका अहंकार उन्हीं पर भारी पड़ चुका था। मैं अपने दफ्तर में बैठा काम कर रहा था। तभी मेरी पत्नी फिर से मेरे लिए सूप लेकर आई। सूप पीते हुए उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं अभी भी उस दिन के बारे में सोचता हूँ, क्या मुझे उन लोगों का ख्याल आता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, सोचता तो हूँ, लेकिन नफरत या पछतावे के साथ नहीं। मैंने ये समझ लिया है कि कुछ लोग इस लायक ही नहीं होते कि उन पर नफरत करने में समय बर्बाद किया जाए। नफरत करना बहुत थका देता है, लेकिन वह इस लायक है कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी रक्षा करूं। 20 लाख का वह सीमेंट केवल एक पार्किंग को बंद करने के लिए नहीं था। मुझे यह समझने में 3 महीने लग गए। वह दीवार उन्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि मुझे यह याद दिलाने के लिए थी कि मुझे क्या अपने पास रखना है और क्या छोड़ देना है। मैंने उसे सुरक्षित रखा, जो मेरे लिए सबसे अनमोल है, और मेरे लिए बस इतना ही काफी है।